नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो पूरा मामला है कि किसानों के इस आंदोलन की अर्थव्यवस्था को पॉलिटिकल पार्टियां और आढ़तियों का एसोसिएशन फाइनेंस कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है ये शायद सभी को पता नहीं। ये पॉलिटिशियन या आढ़तियों का एसोसिएशन जो किसानों के आंदोलन को हवा दे रहा है, क्या ये किसान के हितैषी हैं? बिल्कुल नहीं। किसान आंदोलन को फाइनेंस करने वाले संगठन या लोग किसानों के हित ऐसे नहीं बल्कि स्वार्थी हैं और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने आए हैं। वास्तव में इस बिल के प्रावधानों से इन्हें नुकसान हो रहा है, जिसकी पोल खुल रही है और वो अपने नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को आगे कर बिल को रद्द करवाने की चाल चल रहे हैं। किसान के वेश में बैठे पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिचौलिए जो अब तक गलत तरीकों से सिर्फ लगान लेते थे, इस कानून के जरिए उन पर भी लगान की लगाम कसी जा रही है। यही वजह है कि ये बेचैन हो रहे हैं और किसानों को हथियार बनाकर सरकार पर बिल वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इस पूरे खेल को हम एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ होंगे जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी। तो करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। तो करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और हमारे साथ हमारे मेहमान आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं, उनसे हम शुरुआत करेंगे। आकाश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और मैं जानना चाहूंगी इस पूरे आंदोलन को जो कि किस तरीके से आप देखते हैं और जिस तरीके से आज 14वां दिन है और आज प्रस्ताव खारिज कर दिया है। जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया था किसानों के लिए, वो किसानों ने उस पूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और नए सिरे से आंदोलन को तेज करने की बात की जा रही है आंदोलन के संगठन, किसानों के संगठन की ओर से। क्या आपको लगता है इस बिल में जो कमी है, जिस कमी की बात किसान कर रहे हैं और जिस कमी को सुधारने का प्रस्ताव सरकार ने दिया है, क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है, या जो इस आंदोलन को, किसान के इस आंदोलन को जो पीछे से सहयोग दे रहे हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो आढ़तियों का एसोसिएशन है और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुपे रूप से इस किसान के आंदोलन को दाना पानी दे रहे हैं पीछे से, वो चाहते हैं कि आंदोलन लंबा चले और सरकार को घेरा जाए इस आंदोलन के बहाने। क्या वजह आपको लगती है मुख्य रूप से कि यह आंदोलन जो है खत्म नहीं हो सकता, जैसा कि विपक्ष कह रहा है और जो किसान है वो भी इसे खत्म करना नहीं चाहता है? क्या आपको लगता है कि इनकी मांगे जायज है, इनकी मांगों को मान लेना चाहिए, सरकार कुछ ज्यादती कर रही है किसानों के साथ? I am so glad and happy to hear your question. Your question is very nice. मैं बैक टू बैक शोज कर रहा हूँ किसान आंदोलन पे, बट आपने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है कि ये आंदोलन खत्म कैसे हो, कैसे जो है सहमति पे, कैसे रजामंदी पे, कैसे एक ऐसे एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए, ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, मेन टारगेट सरकार का या सारी एजेंसी का क्या होना चाहिए कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता की इनकम को बढ़ाना, ये होना चाहिए मेन टारगेट हमारा। ये टारगेट हमें रख के चलना चाहिए। उससे जो है ग्रोथ होगी, उसी से जो है हम अपने किसान की इनकम बढ़ा पाएंगे। तो आई थिंक इसी के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि किसान की इनकम बढ़ाने की तरफ काम किया जाए और उसको जो है किसी तरीके से सोल्यूशन निकाला जाए कि किसान का जो है सहमति के साथ ये आंदोलन खत्म हो। देखिए, आज की तारीख में आकाश बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको। सरकार ने कहा कि मोदी सरकार पहले दिन से कह रही है कि 2022 तक जो है किसानों की आमदनी को दोगुनी करेंगे और उसके लिए ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इस बीच में सरकार ने जो ये प्रस्ताव लाया है, इस प्रस्ताव से किसानों की आमदनी तो दोगुनी हो रही है, लेकिन जो बिचौलिए हैं उसकी आमदनी कम हो रही है, उसकी जो आमदनी है खत्म हो रही है। और यही वजह है कि जो बिल का जो असली स्वरूप है उसको ना बता करके बिल को जानबूझ करके एक नेगेटिव पेंट से पेंट किया जा रहा है और किसान के आंदोलन को जो फाइनेंस कर रहे हैं, जो पीछे से लोग खड़े हैं, वो इसके सही रूप को सामने नहीं आने दे रहे हैं। एक जो प्रावधान है, मैं खासतौर पे उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, एक जो प्रावधान है इस बिल में कि अगर किसान के साथ कोई ट्रेडर ट्रेड करता है तो किसान को तो टैक्स माफ़ी होती है किसान के अनाज पर, लेकिन जो ट्रेडर ट्रेड करेगा उसे
अपना पैन कार्ड जो है वो शो करना पड़ेगा और उसे जीएसटी भी देनी पड़ेगी अगर वो आगे ट्रेड कर चालू रखता है। पहली खरीद के बाद दूसरी बार अगर वो करता है, मार्केट में जाता है, तो इससे उसको पूरी जानकारी जो है सरकार को देनी होगी, उसको पैन कार्ड देना होगा, उसको जीएसटी जो है वो देना होगा। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान कहीं ना कहीं बिचौलिए को एक्सपोज करता है और बिचौलिए जो अब तक सीधे तौर पे किसानों की आमदनी और किसानों का फायदा जो है सीधे तौर पे मारते आ रहे थे और उसका कहीं पे कोई ऑडिट नहीं था, वो चीज सामने आ रही है, इसलिए ये जो बिचौलिए है वो चाहते हैं कि ये बिल रद्द हो जाए? सबसे पहली बात जी इस बिल में कई अच्छी चीजें हैं किसानों के लिए, जो हमारे किसान भाइयों को, हमारे अन्नदाता को कम्युनिकेट नहीं की गई है। जी सबसे पहले, आज तक हमारा किसान भाई एपीएमसी तक रिस्ट्रिक्टेड था, यानी अपनी मंडी से बाहर वो माल नहीं बेच सकता था। अब उसका एक्सेस इससे बढ़ाया गया है। अब वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है। अगर बठिंडा का किसान है तो अंबाला बेच सकता है, मेरठ बेच सकता है, शिमला बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। अब क्या है, किसान भाई, अब क्या होगा कि आगे चल के जो लार्ज रेस्टोरेंट चेन्स हैं, जिनके हर शहर में 4-4 रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड सेंटर्स हैं, बड़ी होटल चेन्स हैं, बड़ी रिटेल आउटलेट्स हैं, उनको माल डायरेक्टली बेच सकता है। तो उससे सबसे पहला नुकसान किसका होगा? इंटरमीडिएट का। बिल्कुल। जो बिचौलिए हैं, जो बीच में मुनाफा खा जाते थे, किसान भाई को तो फायदा होगा। आज भी क्या होता है, हमारा अन्नदाता जो 31 दिसंबर की कड़कती सर्दी में काम करता है, हमारा अन्नदाता जो मई जून की जब लू बह रही होती है, लू चल रही होती है, तब काम करता है, उसको प्रोडक्ट के मिलते हैं 4 या 5 रुपए, जबकि रिटेल मार्केट में, एज यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट मुकेश जी, मिलते हैं, बिकता है 40 रुपए में। तो जो 35 रुपए जो बीच के खाते हैं, क्या वो हमारे किसान भाई को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। इस बिल में, इस लॉ में बहुत अच्छी चीज रखी गई है कि डायरेक्ट एक्सेस हो उसका मार्केट में, ताकि उसको पूरा का पूरा मुनाफा हो सके, ताकि किसान भाई की इनकम बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं ये बिल उन लाइन पे चल रहा है। आप देखिए, मैंने यूरोप और अमेरिका के एग्रीकल्चर पे पिछले 20 साल से एक्सटेंसिव स्टडी की है। वहां किसान भाइयों को डायरेक्ट एक्सेस है मार्केट से, तो उससे क्या है, उनकी इनकम देखिए, किस तरह की प्रॉस्पेरिटी है, किस तरह का फाइनेंशियल लेवल है, किस तरह की पोजीशन है हमारे किसान भाइयों की वहां पे। वो पोजीशन की तरफ हमारे किसान भाई यहां बढ़ सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या है कि आज जो 2 एकड़ से कम का किसान है, जो कि 80% से ज्यादा हिंदुस्तान में, उसके लिए इस लॉ के अंदर फायदा ही फायदा है। अब क्या होगा देखिए, अब डायरेक्ट एक्सेस होगा। अब क्यों वो एपीएमसी के अंदर ही बेचे? क्यों ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि जो है एमएसपी पे ही बेचना है? एमएसपी से ऊपर का अगर उसे रेट कहीं मिलता है तो क्यों ना बेचे? आपके प्रश्न का जो है, जो आपने बात कही इंटरमीडियरीज की, देखिए किसान तो हमारा अन्नदाता है, उस पर तो कोई टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन इंटरमीडियरीज जो तो रिकॉर्ड रखना ही चाहिए, क्योंकि जो इंटरमीडियरी अगर पैसा बना रहा है तो वो तो इस इनकम पे जो है उसे टैक्स देना ही चाहिए, उसके ऊपर तो जो टैक्सेशन की लायबिलिटी आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इंटरमीडियरीज है, उनके ऊपर अगर टैक्सेशन कंप्लायंस आता है तो इंटरमीडियरीज को तो टैक्सेशन कंप्लायंस करना चाहिए। मैं 20 सेकंड और दूंगा आपका जवाब देने के लिए कि किस तरीके से ये लॉ किसान भाइयों के फायदे में है। इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर वहां जाके इन्वेस्टमेंट करेगा, वेयर हाउसिंग में, रेफ्रिजरेशन में, कोल्ड चेन में, सप्लाई चेन में। आज से करीब कई साल पहले हुआ क्या था, आलू इतने पैदा हो गए थे और कोल्ड स्टोरेज वाले, क्योंकि सरकार के कोल्ड स्टोरेज थे नहीं, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे किसान भाई को, हमारे अन्नदाता को अपने मेहनत से उगाए हुए आलू सड़कों पे फेंकने पड़े थे, और 3 महीने बाद वही आलू जो है एक हाउसवाइफ खरीद रही थी 30 रुपए में। बिल्कुल। तो इस तरह की समस्या ना आए, तो ये इस लॉ में ऐसे प्रोविजन थे कि प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट लेता, वहां जाके कोल्ड चेन बनाता, कोल्ड स्टोरेज बनाता, सप्लाई चेन सही करता, जिससे किसान भाइयों की इनकम बढ़ जाती। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को कम्युनिकेट करना प्रॉपरली कि इस लॉ के क्या क्या फायदे हैं, बहुत जरूरी है। दूसरा, सरकार को किसान भाइयों के साथ बात करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए, बहुत दर्द होता है, हमारा अन्नदाता आज दिसंबर में कड़कती सर्दी में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, अपने परिवार से दूर बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है। देखिए, हमारा अन्नदाता तो हमारे सर का ताज है, वो उगाता बिल्कुल। है। ये तो आप सही कह रहे हैं। अगर वो सही के रियल किसान हैं और वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको दिक्कत है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन ज़्यादातर जो खबरें आ रही हैं अंदर से, ज़्यादातर जो लोग हैं उसमें, आकाश जी, हम लोग तो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी 2-3 टीमें रोज़ वहाँ पर जा रही हैं,
तो ज़्यादातर जो किसान हैं वो रियल किसान आपको जो लग रहा है वो किसान नहीं है, जो किसान जिस किसान की चर्चा हम कर रहे हैं, जिस किसान के लिए बिल लाया गया है वो किसान वहाँ पर ज़्यादातर संख्या उन किसानों की है जिनको बिचौलिए ला करके वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। जो बिचौलियों का जो इंटरेस्ट है, बिचौलिए अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए इन किसानों को वहां पर खड़ा किए हुए। जो रियल किसान है उनको इस बिल से कोई दिक्कत नहीं है। इस बिल में जो प्रावधान है उस प्रावधान से रियल किसान को कोई दिक्कत नहीं है। उनकी आय बढ़ रही है, जैसा कि आपने भी कहा कि उनकी आय बढ़ रही है, उनके लिए एक मार्केट का नया दरवाजा जो है वो खुल रहा है। और साथ में जो एंटरप्रेन्योर है, नए जो व्यापारी हैं, वो भी कृषि में अब इंटरेस्ट लेंगे। और अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि भाई वेयर हाउसेज बनने चाहिए और भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना चाहिए, किसानों के बीच में और व्यापार के बाजार के बीच में जो एक आवाजाही है वो शुरू होनी चाहिए, जिसकी कमी अब तक देखी गई है। और एक सेलेक्टेड लोगों का एक ग्रुप है वो जो वही ये सब चीज़ करता है और वही सारा मुनाफा ले जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो बिल में जो प्रावधान है, उन बिल के रियल प्रावधानों के बारे में किसानों को बताया नहीं जा रहा है। बीच के जो लोग हैं वो बीच में खड़े हो जाते हैं और रियल चीज़ जो है बिल में जो फायदे की चीज़ है वो किसानों को बताया नहीं जा रहा है। जी देखिए, ये तो बहुत जरूरी है कि किसान भाइयों को प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए। आज देखिए, कौन सी मार्केट ऐसी है जहां आपके उत्पादक के हाथ बंधे हुए हैं कि आप यहां से बाहर नहीं जा सकते। तो यहां पे अब किसान भाई अभी तक अपनी मंडी में बेच सकता था, अब उसको पूरे हिंदुस्तान का डायरेक्ट एक्सेस है। दूसरा, कितने बार हमारे किसान भाई की फसल नष्ट हो जाती थी क्योंकि बारिश हो गई, धुंध पड़ गई, तो वो बाजार तक पहुंच नहीं पाती थी और कंज्यूमर को भी महंगी पड़ती थी क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती थी। एंड मुकेश जी, who used to gain, as you have rightly pointed, the intermediary. इंटरमीडियरी प्रॉफिटेरिंग करता था, वो होर्डिंग करता था, ब्लैक मार्केटिंग करता था। तो कहीं ना कहीं हमें किसान से अगर डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं, अब इसके अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रोविजन है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, मैं इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ एक किसान भी हूं। आज जो है मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं पंजाब में जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जो किसान है, वो आईफोन, एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके क्यों ना अपने उत्पाद का बढ़िया से बढ़िया वो मूल्य ले पाए, क्यों ना उनको ये एडवांटेज दिया जाए। तो उनको ये एडवांटेज जो है डेफिनेटली मिलना चाहिए। बिल्कुल। उसके अलावा आप ये देखिए, सरकारें आज तक, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट किसी की भी पार्टी की हो, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितनी इन्वेस्टमेंट की है? क्यों? क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर हम आने देते हैं तो वो कोल्ड चेन हो, वेयर हाउसेज हो, सप्लाई चेन हो, सप्लाई बॉटलनेक्स के कारण कीमतें बढ़ती हैं और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता। वो सब चीजें करेगा, फिर क्या होगा? जहां हमारा किसान भाई उत्पादन करेगा उससे 10 किलोमीटर दूर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगेगी, उससे 10 किलोमीटर दूर वैल्यू एडिशन होगी। आलू है तो पोटैटो चिप्स का प्लांट लगेगा, अगर गेहूं है तो आटे का, और आटे से आगे वैल्यू एडिशन का प्लांट लगेगा। उसका फायदा किसको होगा? किसान भाई को होगा। इंस्टेंट कैश पेमेंट उसे मिलेगी, शायद उसे जो है। अच्छा, एक चीज बिल्कुल आकाश जी, चूंकि आप किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा, एक जो प्रावधान जिसपे सरकार और किसानों के बीच में बिल्कुल जो बन नहीं रही है, उसी को लेकर के कहे, जो मेन कंटेंशन जो है वो इसी बात को लेकर है, विवाद इसी बात को लेकर है कि एमएसपी को आप उसमें डालिए, लिखित रूप से डालिए कानून में और उसको लीगल बनाइए, सो दैट कि अगर नहीं मिले तो हम कोर्ट का रुख कर सके। क्या आपको लगता है ये एमएसपी इतना जरूरी है? जबकि सरकार अगर कह रही है कि एमएसपी हटाया नहीं गया है, तो इसको बिल में रखने की जिद क्यों? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हमारे किसान भाई का, हमारे अन्नदाता का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के थॉट प्रोसेस से वो चला है। मेरे हिसाब से मेरी यहाँ सरकार से गुजारिश रहेगी कि एमएसपी को उस पर ला दिया जाए। लेकिन इसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ, कल होगा क्या कि हमारे किसान भाई को एमएसपी से ऊपर मूल्य मिलेगा, एमएसपी से ऊपर मूल्य मिलेगा और बाजार उससे खरीदेगा। सिचुएशन तो आइडियल वो होगी मुकेश जी, बिल्कुल, एग्रीकल्चरिस्ट गेट्स टू सेल much more higher price than MSP. बिल्कुल. When a private sector entrepreneur goes there, that look brother, this is the MSP and I am ready to buy at this much higher cost to MSP. That would happen once we open the gates to the private sector. आज जो फूड एजेंसीज हैं, फूड एजेंसीज को जो किसान अपना माल देता भी है, कितना जो है फूड एजेंसीज में तरीके से काम होता है, कितने बार देखा है हमने, गोडाउन में, साइडिंग में अनाज सड़ रहा है, गल रहा है। तो जब प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो हर चीज को प्रॉपर्ली मैनेज करेगा, क्योंकि उसका अपना पैसा लगा होगा वहां पे। आज तो जो है सब जगह बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, सरकारें खुद चीजों को प्राइवेटाइज कर रही हैं।
मेरा तो ये मानना है गवर्नमेंट डजंट हैव एनी बिजनेस टू बी इन बिजनेस, तो कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, बिल्कुल सच। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आकाश जी आपसे, तो क्या ये जो आशंका व्यक्त की जा रही है किसानों की तरफ से कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देंगे तो ये जो सेक्टर है इस पे प्राइवेट का कब्जा हो जाएगा, निजी क्षेत्र का कब्जा हो जाएगा, और फिर बाद में शुरुआती दौर में तो ठीक रहेगा, लेकिन बाद में फिर जो है निजी सेक्टर जो है वो शोषण करेगा किसानों का, और ये सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, जो भविष्य ऐसा होगा तो भविष्य में वैसा हो सकता है, और इसको लेकर के ये सारे विरोध है। क्या आपको सही में लगता है कि अगर निजी क्षेत्र इसमें आए, किसानों के साथ ट्रेड शुरू करता है, तो निजी क्षेत्र बाद में अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किसानों का शोषण करेगा? इस तरीके से देखना होगा। फर्स्टली मेरे हिसाब से हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडीज बनानी होगी, जहां भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट कहां पे होने की पॉसिबिलिटी है, जो एक संभावना व्यक्त की जा रही है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ लोगों ने संभावना व्यक्त की कि शायद जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसके पास बड़े बड़े वकील हैं वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा। मैं ये कहता हूं कि वहां पे रेगुलेशन और फॉर्मेट सरकार का चले, वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडीज हो जो फॉर्मेट दे कि कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से होगा, प्राइवेट सेक्टर उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना ही ना पाए, और डिस्प्यूट सेटलमेंट और रेजोल्यूशन बॉडीज हो प्राइवेट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि जो किसान का जो है हक इंश्योर करे। तो जो हमारे अन्नदाता के मन में एक जबरदस्ती का भय डाला जा रहा है उसको निकाला जाए। देखिए, हमें अपने अन्नदाता को आश्वस्त करना है कि उसको उसके प्रोडक्ट का सही मूल्य मिलेगा। ये तो हमारी जरूरी है, ये तो हमारे लिए जरूरी है, ये तो हमारे लिए जरूरत है, कंपल्शन है। तो इसके लिए हमें उसे आश्वस्त करना है कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो एक रेगुलेटरी बॉडी बैठी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, आपके गांव से महज 8 या 10 किलोमीटर दूर है, अपनी रीजनल लैंग्वेज में वहां एप्लीकेशन दे सकते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए, और आपके हितों को वो सुरक्षित रखेगी। वहां फॉर्मेट भी कॉन्ट्रैक्ट के वो जो बनाएगी वो जो है एप्लीकेबल होंगे। उस तरीके से हमें उसको एश्योर करना होगा, उसको इस चीज के लिए हमें तसल्ली देनी होगी और इंश्योर भी करना होगा कि उसका कहीं पे कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो हर काम करने के तरीके हैं, प्राइवेट सेक्टर आए, इन्वेस्ट करे, मुनाफा कमाए, लेकिन मैं तो खुद प्राइवेट सेक्टर ही, लेकिन हमारे अन्नदाता का शोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए सिस्टम बनाए जा सकते हैं, क्यों नहीं सिस्टम बनाए जा सकते। आज जब कंज्यूमर्स के लिए हमने कंज्यूमर कोर्ट बनाई हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर किसी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसके लिए पूरा ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म है, तो किसान के लिए भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि जो है वो भय डाल के क्या हम किसान की इनकम बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आज हो क्या रहा है कि हमारे किसान भाइयों के लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है टू इंक्रीज देयर इनकम, वी आर सप्रेसिंग दैट अपॉर्चुनिटी। लेट मी टेल यू, if our agriculturists, now it's our duty, it's duty of the entire country to ensure that our agriculturist income increases, because our annadata is like God for us. If he grows, then only बिल्कुल। लेकिन एक सवाल आकाश जी एक सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था उसका जवाब रह गया। मैं चाहता हूं कि आप इस पे थोड़ा पिक्चर क्लियर करें कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को कोई दिक्कत नहीं है, वो किसानों के साथ आकर के अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए से या खरीद की वजह से वो किसानों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि जो पॉलिटिशियन है, अड़तिया है, ये जो है ये सीधे तौर पे बिजनेसमैन के रूप में आना नहीं चाहते, क्योंकि उस रूप में अगर अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं तो सरकार को इन्हें अपना सारा चीज़ देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, और जो खासतौर पे कमाई होती है उस कमाई को एक्सपोज सरकार को बताना पड़ेगा, या उनका जो असली चेहरा है वो चेहरा सामने आ जाएगा। तो ये जो विरोध हो रहा है सरकार का किसान बिल का, क्या आपको लगता है कि अड़तिया और जो वैसे पॉलिटिकल लोग, वैसी पॉलिटिकल पार्टियां जो किसान के रूप में बैठी हुई वहाँ पे, और व्यापार मुख्य तौर पे उनका काम व्यापार का है, किसान का अनाज या उनके प्रोडक्ट को खरीद करके बाजार में बेचने का उनका काम है, लेकिन अपने आप को एक किसान के तौर पे ही सामने रखते हैं ताकि उनको सरकार को टैक्स ना देना पड़े, और जो बाकी एग्जम्पशन जो किसानों को मिलता है वो सारी सुविधाएं भी इनको मिलती रही। तो क्या लगता है कि जो जड़ में वो लोग हैं जो रियल किसान नहीं है, किसान बन करके इस बिल का विरोध कर रहे हैं? मैं एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा जी। सबसे पहले तो आ जाती है पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पहुंची हुई हैं, फॉरेन कंट्री से भी कुछ हद तक सपोर्ट की आवाजें आई हैं। सबसे पहले तो मैं उन सब पॉलिटिकल पार्टीज से विद ड्यू रिगार्ड पूछना चाहता हूं कि उनमें से कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां जाके इस लॉ के जो है एडवांटेजेस के बारे में बताया। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी नहीं है कि एक लॉ के जो एडवांटेज है वो भी हमारे किसान भाइयों को कम्युनिकेट करे, या मियरली किसान भाइयों को ये कहती रहे
कि आप लॉ को वापस कराओ। जो लॉ किसान भाइयों को इनकम बढ़ाता हो, उसमें क्या पॉलिटिकल पार्टीज की ड्यूटी नहीं बनती कि उसके एडवांटेजेस, अरे एडवांटेजेस नहीं, आपको लगता है कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों है तो दोनों तो बताओ जाके। बिल्कुल। तो कहीं ये पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी शिकायत है। अब आ जाते हैं इंटरमीडियरीज। देखिए, किसान हमारे अन्नदाता पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, मैं फॉर्मली मानता हूं, लेकिन जो बिजनेसमैन है आगे उसकी ट्रेडिंग कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, ही इज लायबल फॉर ऑल टैक्सेस। तो उसके लिए तो सारे कंप्लायंसेस होने चाहिए और वो कंप्लायंसेस के अंदर आना चाहिए। अब जो हमारे ग्रेन ट्रेडिंग में वहां लोग इन्वॉल्व हैं, कल को उनको भी ये समझना चाहिए कि उनका शेप और स्ट्रक्चर भी यहाँ चेंज हो रहा है। अगर वो नए शेप और स्ट्रक्चर में आते हैं तो वहां उनको भी फायदा होगा। उनको भी थोड़ा जो है अपने दिमाग को उस तरीके से वो करना होगा कि वो अपने एक जो है थॉट्स को जो है नए थॉट्स को आने दें। आज अगर वहां पे सिर्फ वो कमीशन का काम कर रहे हैं, कल को वो प्रोक्योरर का, परचेजर का काम कर सके करके किसी इंडस्ट्रीज को बेच पाते हैं तो उनको भी प्रॉफिट होगा। तो उनको भी अपने थॉट्स जो है थोड़े चेंज करने होंगे, अमेंड करने होंगे। जो नया सिस्टम है, जो नया रेजीम है, वो सबको फायदा देगा, सबको प्रॉफिट देगा। जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, अच्छा वेयर हाउस आ जाएगा, उसका उत्पाद नष्ट नहीं होगा, तो किसान को और जो ट्रेडर उसके साथ अटैच्ड है उसको भी फायदा होगा। देखिए, ये एक ऐसी चीज है, बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक्स में क्या देखा जाता है, कौन सी चीज कितनी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत सी चीजें हैं जिनके बिना काम चल जाएगा। नई जैकेट लिए बिना, नया हैट लिए बिना मेरा काम चल जाएगा, नए एलईडी बिल्कुल, लेकिन अनाज के बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन तो यही बिल्कुल जो प्रॉब्लम आकाश जी यही है कि आप ट्रेड तो करना चाहते हैं, व्यापारी तो बनना चाहते हैं, फ़ायदा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान जो है वो किसान की रखना चाहते हैं, क्योंकि किसानों को टैक्स देना नहीं पड़ता है और किसानों के टैक्स का फ़ायदा जो है आप उठाते हैं। इससे देश का भी नुकसान है और किसानों का भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान है और किसानी का भी नुकसान है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जी थे जो वर्ल्ड के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया और जिस तरीके से यहाँ इस किसान आंदोलन को पीछे से बैकअप करने वाले लोग व्यापार तो करना चाहते हैं किसानों के साथ, लेकिन अपनी पहचान जो है व्यापारी की नहीं बताना चाहते हैं, अपनी पहचान किसानों की बताना चाहते हैं, ताकि उन्हें टैक्स न देना पड़े, ताकि उन्हें जीएसटी न देना पड़े और इस टैक्स चोरी के इस बड़े गेम को, इस बिल को हटाने के जरिए सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पे हर पल की खबर आपको हम लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।